हेलो गाइस, आज दोबारा से आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल क्विक रैंक पे। आज हम लोग अपने पीवाईक्यू सेशंस को शुरू करने वाले हैं। ये पीवाईक्यू से जुड़ी आपकी पहली क्लास है। यहाँ उठाए गए सभी प्रश्न आपके पिछले सीटेट के पेपर से लिए गए हैं और इनकी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, आपको आदेश है कि आप इन क्वेश्चंस को करके अपने आने वाले सीटेट के पेपर को एक बहुत ही खूबसूरत रंग दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न पूछता है कि उस गैस को आइडेंटिफाई कीजिए जो कलरलेस है, ओडरलेस है और जिसको हम लाइट बल्ब में यूज करते हैं। तो वो गैस हमारी होती है आर्गन। अगला सवाल कहता है विच ऑफ दीज इज नॉट अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल 5 लेयर्स होती है, जिसमें मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर काउंट होता है, जिसमें आइनोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर भी आता है। लेकिन लिथोस्फेयर इसमें नहीं काउंट होती क्योंकि लिथोस्फेयर हमारी अर्थ का एक कॉम्पोनेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए नॉट अ लेयर, आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं है, तो वो हमारा आंसर कौन सा जाएगा? डी, यानी कि लिथोस्फेयर। अगला प्रश्न कहता है कि ओजोन लेयर जो कि हमें किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? हमें शील्ड कर रहा है सन से। वो सन से मिलने वाली जितनी हार्मफुल यूवी रेज आती है उनसे हमें प्रोटेक्ट कर रही है। जो हमारी ओजोन लेयर है वो हमें कौन सी लेयर में मिलती है? तो वो हमें मिलती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर। यहां पे आप देख रहे हैं और एयर जो है एक्सर्ट्स प्रेशर, क्वालिटी है लेकिन इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर। एयर की कैरेक्टरिस्टिक है कि एयर इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। ये चीजें जो आपको यहाँ दिखाई गई हैं दे आर ट्रू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर, लेकिन यहाँ पे हम उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते। कैरेक्टरिस्टिक यही है कि एयर इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट, यानी कि जो हमें नेचर द्वारा मिली है। व्हाट कीप्स अर्थ एटमॉस्फेयर इन प्लेस। कौन सी ऐसी चीज है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उन सबको एक ही जगह पे होल्ड करती है, उनको गिरने से नहीं रोकती या फिर उनको डिसबैलेंस होने से नहीं रोकती? तो वो है हमारी ग्रेविटी। Which of the following is not a method for removing insoluble impurities of water? ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग पूछ रहे हैं insoluble impurities from water। तो यहाँ पे इनमें से ना ही फिल्ट्रेशन, ना डिकैंटेशन, ना सेडिमेंटेशन और ना ही इवेपोरेशन, क्योंकि ये कोई इनसॉल्यूबल इंप्योरिटीज को हटाने का मेथड है ही नहीं। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है नन ऑफ दीज, जिसे हम टिक करेंगे। In which process is alum added to muddy water to separate suspended dirt particles? Suspended dirt particles को separate करने के लिए सिर्फ एक प्रोसेस यूज होता है जिसका नाम है डिकैंटेशन। डिकैंटेशन के प्रोसेस में पानी में एल्यूम को ऐड किया जाता है ताकि वो उसमें प्रेजेंट सभी मडी जो सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर निकाले और पानी की जो क्लीनलीनेस है उसको मेंटेन करे। विच क्रिस्टल आर कॉमनली यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो क्रिस्टल यूज होता है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसी क्रिस्टल को यूज करके पानी को साफ किया जाता है ऑन अ लोकल लेवल। What is the process of carefully pouring clean water into another container while leaving sediments behind? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं टी। जो चाय आप लोग पीते हैं वो आपके सेडिमेंटेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब आप चाय पीते हैं तो आप उसको छन्नी से छानते हैं, जिससे क्या होता है जो भी लिक्विड आप लेना चाह रहे हैं, जो चाय आप लेना चाह रहे हैं वो आपके कप में आ जाती है और जो बाकी का रिमेनिंग जो सॉलिड मटेरियल है वो आपकी छलनी में रह जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन, जिसमें लिक्विड बाहर आ जाता है साफ होकर के और कोई उसके अंदर की जो सॉलिड इंप्योरिटीज है या जो भी सॉलिड एलिमेंट है वो बाहर रह जाता है। विच स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजन गैसेज इनकरेक्ट। यहाँ पे हमें ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है इट मेक्स अप अराउंड 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में है, जो टोटल 78% ऑफ जो एयर है उसमें 78% अपना स्पेस देती है। इट इज़ यूज बाय प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो है हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। ये भी ठीक है क्योंकि फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है ताकि ग्रोथ को बूस्ट अप किया जा सके। इट इज़ यूज्ड इन द बर्निंग प्रोसेस। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, जिसको हम सही करेंगे क्योंकि बर्निंग प्रोसेस में यूज़ होने वाली जो गैस है वो हमारी होती है ऑक्सीजन।
तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे तो हमारा है कि इट इज यूज्ड इन बर्निंग प्रोसेस, या बर्निंग प्रोसेस में जो गैस यूज हो रही है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। What does humidity refer to in the air? Humidity बेसिकली हमें जिसको हम हिंदी में नमी कहते हैं, तो नमी का मतलब है गीलापन। गीलापन बादलों में नहीं आएगा, ना ही हमारी हेल में आएगा, क्योंकि हेल का मतलब होता है ओले। स्नो में नहीं आएगा। वाटर वेपर हमारी ऐसी चीज है जो यहाँ पे नमी को दिखाती है, या फिर हमारी जो इवेपोरेटेड वो है, जो पानी है, वहां पे हम देखते हैं कि उसको हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी इन द एयर, या पानी में नमी जो है, एटमॉस्फेयर में जो नमी है। What is the name of the low-lying areas where solid waste is disposed of? Solid जितना वेस्ट होगा हम उसे एक समतल जमीन पे कहाँ पे डिस्पोज करते हैं, हम लोग उसे डिस्पोज करते हैं कंपोजिट पिट में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस से आप बहुत अच्छे से वाकिफ है। यहाँ पे हमारे पास मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इट इज अ लाफिंग गैस, और लाफिंग गैस होने के कारण इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ से करेंगे ओमिट। अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारी दो ऐसी गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस कैटेगरी में रखते हैं, वो है हमारी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आपका ई ऑप्शन जो है, यानी कि बोथ ए एंड बी, यहाँ पे ये सही होगा। ब्रोंकाइटिस इज प्राइमरीली कॉज बाय, ब्रोंकाइटिस यानी कि आपके लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स है उनको खराब कर देगा। तो लंग्स का हमारा सीधा रिलेशन किससे है, सांस लेने से। सांस ले रहे हैं हम कहाँ पे, हवा में। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से जो बीमारी हमें हो रही है यहाँ पे वो कौन सी है, ब्रोंकाइटिस, या फिर ब्रोंकाइटिस हमें किससे हो रहा है, एयर पॉल्यूशन की वजह से। Which substance is commonly used in refrigerators, air conditioners and industrial processes? यहाँ पे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को देखते हैं। जितने भी आज के मॉडर्नाइज ज़माने में रेफ्रिजरेटर्स हैं, या फिर जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोसीजर्स में यूज़ हो रहे हैं, एयर कंडीशनर्स में यूज़ हो रहे हैं, तो वो कौन सा एलिमेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFCs के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हाउ कैन सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। अब यहाँ पे हम लोग रिमूव कर रहे हैं सॉल्यूबल, यानी कि जो चीज़ें पानी में घुल सकती हैं। तो वो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज हटाने के लिए हम यहाँ पे दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा है डिस्टिलेशन एंड फिल्टरेशन। इसीलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी। क्योंकि इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन सिर्फ एक ऐसा मेथड है जिसमें पानी जो है वो हवा बनके या भाप बनकर हवा में उड़ रहा है, लेकिन वी आर नॉट गेटिंग एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। तो क्योंकि प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, इसलिए वी आर नॉट यूजिंग इट एज एनी मेथड जिसमें हम इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सके, इसलिए डिस्टिलेशन एंड फिल्टरेशन इज द राइट ऑप्शन। ग्रास ईटिंग एनिमल्स रिलीज विच गैस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी रूमिनेंट्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स का मतलब होता है जितने भी हमारे रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स घास खाते टाइम एक गैस को रिलीज करते हैं और उस गैस का नाम होता है मीथेन। जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, काओ, बफेलो, गोट, या कोई भी ऐसा हर्बीवोर जो प्लांट्स पे या ग्रास पे अपना जीवन जी रहा है, तो वो पौधे यानी वो जानवर यानी कि वो रूमिनेंट्स अपने अंदर से कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं जो कि वेस्ट है, उसका नाम है मीथेन। कंटामिनेटेड वाटर कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। टाइफाइड एक ऐसा डिजीज है जो गंदे पानी की वजह से हमें हो सकता है। डिसेंट्री एक ऐसा डिजीज है जो एक प्रदूषित पानी पीने की वजह से या फिर उसके इनटेक की वजह से हम लोग जो है वहां पे ले रहे हैं। कॉलेरा, और इसी में हम लोग ऑप्शन चूज करते हैं ऑल ऑफ दीज। वट इज वन ऑफ द मेन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है, जैसे राइजिंग ओशन वाटर लेवल। ऑब्वियस ही बात है, अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो पानी का जो लेवल है उसका बढ़ना बहुत लाजमी सी बात है। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, ये दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। अगर ये होगा तो ये होगा, और ये होगा तो ये तो होगा ही होगा, इसीलिए दोनों ऑप्शन। फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज, अब क्योंकि पानी का स्तर जो है वो बढ़ चुका है, पानी का स्तर बढ़ा है, तो ये तीनों ही चीजें होंगी ही होंगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो तीनों मेन हमारे इफेक्ट है वो तीनों ही यहाँ पे सही हैं। अ पर्सन हु स्टडीज अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड, अर्थक्वेक पढ़ने वाले इंसान को हम लोग बोलते हैं सीज्मोलॉजिस्ट। What is the term for an opening in the earth's surface that allows hot molten rock to escape?
अर्थ के अंदर मिलने वाली मोल्टन रॉक्स को बाहर निकालने का सिर्फ एक तरीका है जो अर्थ अपने आप कर लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्केनो। वोल्केनो के जरिए क्या होता है कि आपके अर्थ के अंदर जितना मोल्टन मैग्मा है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है और उस प्रेशर से वेंट ओपन होते हैं और वेंट से वोल्केनोस का फटना, जिसमें से लावा निकलना और मैग्मा छूटना, ये सब चीजें जैसी प्रक्रिया देखी जाती है। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस ऑन अर्थ सर्फेस आर ऑल्सो कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में होने वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अर्थक्वेक वेव्स आर डिटेक्टेड यूजिंग, अर्थक्वेक वेव्स को हम किससे डिटेक्ट करते हैं? सीज्मोग्राफ, क्योंकि अर्थक्वेक को स्टडी करने वाला सीज्मोलॉजिस्ट है, तो उसकी वेव्स को स्टडी कौन करेगा, कौन सा यंत्र करेगा? वो हमारा सीज्मोग्राफ है। या फिर क्वेश्चन हो सीज्मोग्राफ क्या स्टडी करता है, तो वो अर्थक्वेक वेव्स को स्टडी करता है। विच एरियाज आर मोस्ट प्रोन टू साइक्लोन्स, कौन से ऐसे एरियाज होते हैं जो साइक्लोन्स के सबसे ज़्यादा निकट माने जाते हैं? तो वो हमारे होते हैं कोस्टल एरियाज, क्योंकि साइक्लोन के लिए आपका एक कोस्ट से अटैच होना, किसी भी वाटर बॉडी से अटैच होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए साइक्लोन कहाँ इफेक्ट सबसे ज़्यादा अपना डालता है? कोस्टल एरियाज पे। बैरन आइलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वॉल्केनो। असल में बैरन आइलैंड सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? वो है हमारा बैरन आइलैंड, जो कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सवाल आपसे किया जाए कि इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, तो वो बैरन आइलैंड है। कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में है, और जिसकी खासियत क्या है? दैट इट इज स्टिल एक्टिव। Which natural disaster is characterized by powerful rotating winds accompanied by heavy rain? तो ये आपका होता है साइक्लोन, जहाँ पे तेज गति की हवा के साथ साथ वहाँ पे भारी बरसात भी देखी जाती है। What is the primary cause of soil erosion? सॉइल इरोजन होने का सबसे महान कारण होता है विंड एंड वाटर। पानी और जो हवा है उसकी जो कह सकते हैं उसका जो तेज चलना है या फिर उसका दूषित होना, प्रदूषित होना है, उसके कारण जो है हमें सॉइल इरोजन जैसी प्रक्रिया को झेलना पड़ता है। विच ऑफ दीज इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स? एनर्जी रिसोर्स रिन्यूएबल का मतलब वो होता है जिनको आप एक बार यूज करने के बाद दोबारा से यूज कर सकते हो, बिकॉज दे डोंट टेक मच टाइम टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो उनमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आपका कोल नहीं हो सकता, बिकॉज कोल इज टेकिंग वेरी एक्सेस टाइम टू मेक इट सेल्फ। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी एक ऐसा रिन्यूएबल सोर्स है जिसको सोलर पैनल्स लगा के या फिर कई ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल करके सनलाइट की मदद से हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। Which of the following is a biotic component of the environment? Biotic component का मतलब क्या होता है? जितने भी लिविंग आइटम्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। अब इनमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ढूंढे तो हमें दिखेगा प्लांट्स, तो इसीलिए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर हम किसको कहेंगे? प्लांट्स को कहेंगे। Which of these is an example of a non-renewable resource? Non-renewable resource का हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हमने देखा था रिन्यूएबल सोर्स का एग्जाम्पल, यानी कि जिसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे विंड एनर्जी इज नॉट द राइट ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोल। कोल को बनने में बहुत सालों का टाइम लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और इसीलिए कोल इज द राइट ऑप्शन फॉर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Which gas is responsible for the ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? इनमें से अगर हम देखें तो हमारा सही ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 के नाम से भी जाना जाता है। Which of the following animals is known as a scavenger? स्केवेंजर यानी कि जो मरे हुए जानवरों के मीट पे अपना सेवन करते हैं, अपना मतलब पेट भरते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्केवेंजर। स्केवेंजर का यहाँ पे एग्जाम्पल है वल्चर। लायन और टाइगर को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? दे आर द कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब वो लोग खुद अपना शिकार करते हैं, खुद अपने शिकार को मारकर खाते हैं। लेकिन वल्चर क्या कर रहा है? किसी भी दूसरे जानवर द्वारा मारे गए जानवर पे अपना पेट भर रहा है। एलिफेंट इज अ हर्बीवोर, वो घास फूस खाता है, तो इसीलिए यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आपका क्या है? वल्चर। What type of pollution is caused by excessive noise from vehicles? बहुत आसान, अगर शोर होगा, किसी भी मशीन की आवाज़ होगी या किसी भी लाउड स्पीकर से आपको ध्वनि की दिक्कत होगी, तो वहाँ पे कौन सा पोल्यूशन हो रहा है? नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। What is the main source of energy for life on earth? हमारे पूरे अर्थ को अगर एनर्जी देने वाला कोई भी एक सिंगल सोर्स है तो वो है हमारा सन। सन एक ऐसा इकलौता
आप ये कह सकते हैं सोलर सिस्टम की ऐसी एंटिटी या ऐसी बॉडी है जो अपनी पूरी अर्थ को या फिर अपने पूरे सोलर सिस्टम को एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो अर्थ का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ? सन। विच फॉर्म ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन्वॉल्व कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज? यहाँ पे रेन वाटर को इकट्ठा करा जाता है, जितना बारिश का पानी है उसको इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उसको बाद में इस्तेमाल में लाया जा सके, तो वो हमारा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Which term refers to the wise and careful use of resources? हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, आज की जनरेशन अगर उनका ओवर यूज करेगी तो आने वाली जनरेशन के पास वो चीज़ नहीं बचेगी। तो हमारा फर्ज क्या बनता है एज अ जिम्मेदार युवा कि हम उन्हीं रिसोर्सेज को सही तरीके से उनका इस्तेमाल करें। उनका इस्तेमाल करने के लिए हम जानते हैं कंजर्वेशन को, क्योंकि कंजर्वेशन करने से यानी कि संरक्षण करने से हम लोग देखते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हम लोग उनको सिक्योर कर सकते हैं, हम उनको एक इंटेलिजेंट यूजेज में उनको हम ला सकते हैं। Which of these gases make up the largest percentage of Earth's atmosphere? हमारे एटमॉस्फेयर में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो कॉम्पोजिशन है वो किसका है? नाइट्रोजन का है, दैट इन्वॉल्व 78%। दूसरे नंबर पे हमारी ऑक्सीजन आती है, दैट इन्वॉल्व्स 21%। एंड बाकी का जो रिमेनिंग है वो सारा रिमेनिंग पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और बाकी के जो डस्ट पार्टिकल्स और छोटी मोटी गैसेस है उनको मिलाकर के बनता है। टॉप मोस्ट पे हमारी नाइट्रोजन आती है और सेकेंड टॉप पे हमारा ऑक्सीजन आता है। वट इज द प्राइमरी रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन करने का सबसे महान जो कारण है वो क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या वाकई में पौधे काटने से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या डिफॉरेस्टेशन करके हम दोबारा पौधे उगा रहे हैं? नहीं। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जंगलों को काट करके अपने लिए कई फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना या फिर अपने लिए कई ऐसे ट्रीज को काटना जिनसे आप आगे उनको इन्वेस्ट कर सको किसी भी प्रोडक्शन हाउस में या किसी भी चीज़ में, तो वो हम क्या कहेंगे कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कि क्यों हम लोग डिफॉरेस्टेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। Which type of pollution is most commonly caused by untreated industrial waste released into rivers? कौन सा pollution है जो पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट को एक्सपोज करने से हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, अगर पानी में कोई पॉल्यूशन हो रहा है तो वो कौन सा होगा? वाटर पॉल्यूशन होगा। या फिर वाटर पॉल्यूशन का जो मोस्ट हम लोग कह सकते हैं सबसे बड़ा कारण है, वो कारण क्या है? द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट रिलीज्ड इनटू रिवर्स या कोई भी वाटर बॉडी। वट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है एयर पॉल्यूशन, क्योंकि एयर पॉल्यूशन होने से टेम्परेचर राइज होता है। धुआं जो है वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ओवरराइज करता है और उससे हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिस्थिति से जूझना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी गई है। मान लेते हैं दो बच्चे हैं, एक है टोनी, एक है मार्टिन। उन दोनों के ही ग्रैंडफादर यानी कि उनके दादाजी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि मान लेते हैं दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं। दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए वो वहां पे एक्सपीरियंस करते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि उनको सांस लेने में कई ऐसी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है और इसीलिए डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है टू मूव टू हिज नेटिव विलेज। उन्हें कहा है यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी से निकल के कहाँ जाइए, किसी पास के विलेज में या फिर जो आपका अपना गांव है वहां जाइए। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन? आपको क्या लगता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में? अगला प्रश्न देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेज इन वाटर इज नोन एज। जो अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेज हमारे पानी को खराब कर रहे हैं, हमारे पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वाटर पोल्यूशन, जिसमें हमारा पानी जो है वो बिल्कुल खराब हो रहा है। Which of the following material can be recycled and reused? यानी कि आप जिन ऑब्जेक्ट्स का यूज दोबारा से कर सकते हो एक बार यूज करने के बाद, उनको हम लोग कहते हैं रिसाइकलेबल आइटम्स। रिसाइकलेबल आइटम में क्या हमारा न्यूज़पेपर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। प्लास्टिक बकेट, एल्यूमिनियम कंटेनर, राशन बॉक्स, ये चारों ही आइटम्स ऐसे हैं जिनका यूज करके आप इनको दोबारा किसी और तरीके से रीयूज कर सकते हो, रिसाइकलिंग के बाद उनको यूज कर सकते हो। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या बनता है? ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न हमें दिखाया गया है, इन द फॉलोइंग चेन प्लांट्स, स्मॉल फिश या फिर लार्ज फिश,
कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है दैट विल एक्यूमुलेट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इफ द वाटर इज कंटामिनेटेड? अगर पानी कंटामिनेटेड है, यानी कि पानी अगर गंदा है, तो कौन सा ऐसा जीव होगा, कौन सा ऐसा फूड चेन का हमारा वो होगा, कंपोनेंट होगा, जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रिलीज करेगा? पेस्टिसाइड नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि पेस्टिसाइड जैसी चीजें फिशेज में तो नहीं मिलने वाली। पेस्टिसाइड का सबसे बड़ा रिलेशन किससे है? हमारे प्लांट से। तो आपको इस क्वेश्चन को इतना डीप जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड का संबंध किससे है? सीधा सीधा एक बायोटिक कंपोनेंट से, यानी कि जो है हमारा प्लांट। तो प्लांट देख करके ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट विल एक्यूमुलेट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, तो वो हमारा कौन सा होगा? हमारा प्लांट्स होगा। वट इज बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। यानी कि बायोमैग्निफिकेशन है वो काम ही यही कर रहा है कि जितने भी हार्मफुल केमिकल है हर ट्रॉफिक लेवल पे, फूड चेन के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं। जैसे कि यहाँ चींटी आई, चींटी को किसी और ने खाया, मकड़ी ने खाया, मकड़ी आई, मकड़ी को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग आया, फ्रॉग को सांप ने खाया, फिर सांप को चील ले गई। तो ये जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स है, जो हमारे ट्रॉफिक लेवल्स को मेंटेन कर रहा है एक फूड चेन में, उतने ही हार्मफुल केमिकल्स को, तो उसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अगला प्रश्न आता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली क्लासिफाइड आइटम इन द टेबल बिलो। यहाँ पे टेबल है नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। Which of the following is not a pollutant? कौन सा ऐसा चीज है इनमें से जो पोल्यूटेंट नहीं है, जो हमारे पानी को दूषित नहीं कर रहा? लेड ऑक्साइड इज द हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा जाना माना वो है पोल्यूटेंट है, ये सबसे हाईएस्ट उसमें जो है कंपोनेंट में अपने एयर को जो है खराब कर रहा है। यहाँ पे वाटर वेपर ऐसी चीज है जो आपके एटमॉस्फेयर को, आपके एयर को, आपके वाटर को खराब नहीं करता। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा क्या है? वाटर वेपर। यानी कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड डीजल्स आर सोर्सेज ऑफ, ये हमारे पेट्रोकेमिकल्स के जो है सही हमारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं आज समाप्त। आपके 50 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल चुके हैं जिनको आप आज ही में खत्म करके अपने ईवीएस के चैप्टर को, अपने ईवीएस के सिलेबस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे इन्हीं के जैसे अगले किसी पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।